नमस्कार। आज बात करते हैं 19वीं और 20वीं सदी के भारत की। ये एक ऐसा दौर था जब हमारे समाज और धर्म में ना एक नई क्रांति आ रही थी। पुरानी परंपराओं पर सवाल उठाए जा रहे थे और एक नए आधुनिक भारत की नींव रखी जा रही थी। चलिए, आज इसी ऐतिहासिक सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो ये जो टाइमलाइन है, ये अगले 100 सालों के हमारे इस सफर का एक तरह से नक्शा है, जो 1814 से शुरू होकर 1914 तक जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है, वो है ये हाईलाइट किया हुआ दौड़ 1860 से 1880। इसे भारतीय सुधार आंदोलनों का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? आइए पता करते हैं। अपनी इस पूरी बातचीत को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे बंगाल से, जहां पुनर्जागरण की पहली चिंगारी भड़की। फिर देखेंगे कि यह चिंगारी कैसे पूरे देश में एक लहर बनकर फैली। इसके बाद सेवा, शिक्षा और राष्ट्रवाद के नए विचारों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस एक सदी के मंथन की आखिर विरासत क्या रही। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं बंगाल, वो जगह जहां आधुनिक सुधार की पहली लौ जली थी। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। हमारी कहानी बंगाल से शुरू होती है, जो उस दौर में विचारों का गढ़ हुआ करता था। यहीं पर राजा राममोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा और फिर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। और ये सिर्फ नाम के लिए संगठन नहीं थे, बल्कि ये सुधार की वो पहली बुलंद आवाज थे जिन्होंने सती प्रथा और मूर्ति पूजा जैसी गहरी जमी हुई परंपराओं पर सीधे सीधे सवाल उठाए। पर देखिए, सुधार का रास्ता ना कभी भी सीधा सपाट नहीं होता। ब्रह्म समाज भी वक्त के साथ बदला। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसे आगे तो बढ़ाया, पर जल्द ही विचारों में मतभेद होने लगे। कुछ लोग तेज बदलाव चाहते थे, तो कुछ धीमी गति से आगे बढ़ना चाहते थे। इसी वजह से 1866 में ये आंदोलन आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में बंट गया। ये दिखाता है कि सुधार की राह पर भी अलग अलग नजरिए थे। और ये जो टकराव था, वो सिर्फ आंदोलन के अंदर ही नहीं था, बल्कि पूरे समाज में था। एक तरफ थे हेनरी डेरोजियो और उनका क्रांतिकारी यंग बंगाल मूवमेंट, जो हर पुरानी परंपरा को चुनौती दे रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ थी राधाकांत देव की धर्म सभा, जो पारंपरिक हिंदू मूल्यों को बचाने के लिए खड़ी थी। ये सुधार और परंपरा के बीच एक वैचारिक जंग थी, सच में। तो बंगाल से जो चिंगारी उठी, वो अब पूरे भारत में फैलने वाली थी। यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, सुधार की लहरें। अच्छा, तो बंगाल से जो लहर उठी, वो अब पहुंचती है पश्चिमी भारत में, और खास तौर पर महाराष्ट्र। यहाँ 1867 का साल बहुत अहम साबित हुआ। आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे जैसे सुधारकों ने प्रार्थना समाज और पूना सार्वजनिक सभा जैसे संगठनों की नींव रखी और सुधार के इस आंदोलन को एक नया ठिकाना, एक नया केंद्र दिया। और महाराष्ट्र में सुधार की कहानी सिर्फ धार्मिक दायरे तक सीमित नहीं थी। ये लड़ाई थी समानता की। 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज बनाया, जिसका सीधा मकसद था निचली जातियों को शोषण से आज़ाद कराना। और दूसरी तरफ 1889 में पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन की शुरुआत की। सोचिए, विधवाओं और महिलाओं को शिक्षा देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने का ये कितना बड़ा कदम था उस जमाने में। और ये लहर यहीं नहीं रुकी, ये और आगे बढ़ी दक्षिण भारत तक। मद्रास प्रेसिडेंसी में सुधार की अपनी एक अलग ही आवाज सुनाई दी। 1864 में के श्रीधरलू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की, जिसे कई लोग दक्षिण का ब्रह्म समाज भी कहते हैं। और फिर 1904 में एनी बेसेंट के मद्रास हिंदू एसोसिएशन ने इस आंदोलन को और भी मजबूती दी। तो अब तक हमने देखा कि कैसे सुधार की लहरें फैली। अब हम अपनी बातचीत के तीसरे पड़ाव पर आ गए हैं, सेवा, शिक्षा और राष्ट्रवाद। 19वीं सदी के आखिर तक आंदोलन का दायरा और भी बड़ा हो गया और इसमें नए नए लक्ष्य शामिल हो गए। पता है, इस दौर की सबसे खास बात क्या थी? वो ये कि धार्मिक सुधार और मॉडर्न एजुकेशन, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही थीं। 1875 के साल को ही देखे, एक तरफ बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज बना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की नींव रख रहे थे। कुछ साल बाद पंजाब में अहमदिया आंदोलन शुरू हुआ। भले ही समुदाय अलग थे, लेकिन जोर सबका सुधार और शिक्षा पर ही था। और यहीं पर ना एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने आता है, राष्ट्र निर्माण सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि सेवा से होगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इसी सोच के साथ बनाई थी।
उनका मानना था कि जब पढ़े लिखे भारतीय बिना किसी स्वार्थ के देश की सेवा करेंगे तभी एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखी जा सकती है। सेवा के इसी विचार को एक कदम और आगे, बल्कि कहूं तो एक आध्यात्मिक ऊंचाई दी स्वामी विवेकानंद ने। 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना के पीछे उनका यही दर्शन था, मानव सेवा ही माधव सेवा है। मतलब किसी जरूरतमंद इंसान की सेवा करना ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। इस एक विचार ने पूरे देश में सेवा की एक नई लहर पैदा कर दी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सुधार की लहरें सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहीं, ये तो समंदर पार कर गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी और स्वामी विवेकानंद की वेदांत सोसाइटी जैसे संगठनों ने भारतीय दर्शन और अध्यात्म को न्यूयॉर्क जैसे पश्चिमी शहरों तक पहुंचाया। मतलब अब भारत सिर्फ सीख नहीं रहा था, बल्कि दुनिया को सिखा भी रहा था। तो चलिए अब अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं कि इस पूरे एक सदी के मंथन की विरासत क्या रही। ये जो लिस्ट है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। 1814 से 1914 के बीच बने ये अनगिनत संगठन सिर्फ नाम नहीं है, ये उस दौर की जबरदस्त ऊर्जा और बेचैनी का सबूत हैं। बंगाल से लेकर पंजाब और मद्रास तक हर कोने में लोग संगठित हो रहे थे। इससे पता चलता है कि बदलाव की इच्छा कितनी गहरी और कितनी व्यापक थी। और इस पूरे आंदोलन को दिशा दी कुछ महान दूरदर्शी लोगों ने। राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सुधार की नींव रखी, देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इस मशाल को जलाए रखा, और स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारतीय विचारों को दुनिया तक पहुंचाया। ये तीन नाम इस दौर के तीन अलग अलग चरणों को दिखाते हैं और इनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि सुधारों की इस एक सदी लंबी विरासत का आज हमारे लिए क्या मतलब है। शिक्षा, समानता और राष्ट्र सेवा के जो बीज उस वक्त बोए गए थे, वो आज के भारत को किस तरह से आकार दे रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने आज में खोजना होगा।